गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे सेबी के बारे में। सेबी जिसका पूरा नाम होता है भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो सेबी की स्थापना कब हुई, ये लागू हुई, इसका कार्य मुख्यालय कहाँ है, तो इन सभी से रिलेटेड हम सेबी के बारे में आज एक छोटी सी जानकारी देखते हैं और इसके उद्देश्यों के बारे में और इसकी संगठन की संरचना के बारे में। जो स्कंद विनिमय के नियमन थे, जो उनकी दिशा में नियमन अधिनियम पहला महत्वपूर्ण कदम था। तो भारत में विश्व बैंक व मुद्रा कोष के दबाव में विशेषकर उनसे ऋण पाने के लिए जो शर्तें थी उसके अनुपालना के क्रम में वैश्वीकरण यानी ग्लोबलाइजेशन व संरचनात्मक समायोजन के नाम से आर्थिक सुधारों एवं उदारीकरण की नीतियां अपनाई जाने लगी। ठीक, इन नीतियों के परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि जो भारतीय पूंजी बाजार की गतिविधियों में अचानक से तेजी आ गई। तो इस समय में कुछ विदेशी बैंकों की पहल पर विदेशी व भारतीय बैंक में जो जमा सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां का जो धन शेयर दलालों के पास पहुंचना शुरू हो गया। क्योंकि पूंजी बाजार में तेजी आ गई थी, इसलिए जो विदेशी बैंक थे और जो भारतीय बैंक थे उनमें जो जमा थी सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों का जो पैसा जमा था, तो उनके जो शेयर थे वो दलालों के पास पहुंचना शुरू हो गया। तो सरकारी कंपनियों को लगभग 12,000 करोड़ रुपयों का पोर्टफोलियो प्रबंध के नाम पर शेयर बाजार में दुरुपयोग प्रारंभ हो गया। तो रिजर्व बैंक के तत्कालीन जो गवर्नर जनरल थे और वित्त मंत्री जो थे, जो रिजर्व बैंक के जो उस समय के जो गवर्नर जनरल थे, उनके द्वारा जो वित्त मंत्री थे उस समय मनमोहन सिंह को इसकी सूचना दे दी जाने पर उन्होंने क्या किया, उसकी अनदेखी का रुख अपनाया और संभवतः भारी जो दबाववश आयात व विदेशी निवेश को दी छूट से बढ़ती जो उस समय जो उदारीकरण की नीति अपनाई गई थी, तो उससे क्या हुआ कि जो बाहरी दबाववश आयात बढ़े और विदेशी निवेश को भी की छूट से बढ़ती औद्योगिक रुग्णता व बेरोजगारी से जनता का ध्यान बटाने के लिए शेयर बाजार में तेजी का वातावरण बनाए रखना चाहते थे। तो उससे शेयर बाजार में आई इस अभूतपूर्व तेजी से अपनी बचतों पर अधिक लाभ अर्जित करने की प्रेरणा से जो छोटे छोटे निवेशक थे, जो इससे पूर्व डाकघर और बैंकों में अपनी पूंजी जमा करके निश्चित दर पर ब्याज अर्जित करते थे, पूंजी बाजार की विभिन्न प्रतिभूतियों में पूंजी निवेश करने लगे। तो इस बदले हुए वातावरण में जहां एक तरफ तो नए निर्गमों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही थी, वहीं दूसरी ओर जो पहले से स्थापित कंपनियां थी उन्होंने अनेक विस्तार परियोजना हेतु प्राधिकर निर्गम भी यानी राइट इश्यूज भी स्थापित कंपनियों ने जारी किए। तो इस प्रक्रिया में जो निर्गम के प्रबंधकों के स्तर पर अनेक प्रकार की खामियां प्रकाश में आई। तो इसी बीच शेयर बाजारों की व्यापारिक गतिविधियों में बढ़ोतरी हो जाने के फलस्वरूप शेयर दलालों एवं उप दलालों के स्तर पर भी अनेक प्रकार की अनियमितताएं किए जाने के मामले सामने आए। तो सन 1947 के जो पूंजी निर्गमन अधिनियम तथा सन 1956 के प्रतिभूति संविदा अधिनियम के अंतर्गत इस प्रकार की अनियमितताओं को नियंत्रित करने संबंधी कई तरह के प्रावधान थे, लेकिन इन प्रावधानों को कठोरतापूर्वक लागू करने और दोषियों के विरुद्ध विधिक कार्रवाई करने वाली कोई संस्था न होने के कारण निवेशकों को अनेक प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। तो इसलिए क्या कि भारतीय पूंजी बाजार में निवेशकों के हितों की रक्षा की कोई प्रभावी व्यवस्था नहीं थी उस समय। अब वर्तमान में सेबी जो है वो रिस्क मैनेजमेंट एंड सेफर मैनेजमेंट को एज ए पार्ट ऑफ ऐड करना चाहता है। वैसे पूर्व में पूंजी बाजार के अनियमितताओं को दूर करके इसे एक स्वस्थ वातावरण में परिचालित होने देने और निवेशकों की हितों की रक्षा करने के उद्देश्य से सन 1987-88 के बजट में भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड नाम की संस्था का गठन किए जाने की घोषणा तो की गई थी,
इसके अनुरूप क्या हुआ, इसकी स्थापना अप्रैल 1988 में एक गैर सांविधिक निकाय के रूप में भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड यानी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी सेबी का गठन हुआ। और इसलिए जो नवीन परिवेश में है ये, वो 30 जनवरी 1992 को एक अध्यादेश जारी करके सरकार ने सेबी को पूर्ण अधिकार प्राप्त संवैधानिक निकाय के रूप में स्थापित कर दिया। तो जो सेबी है वो एक तरह का एक कंट्रोल करती है पूंजी बाजार में जो भी शेयर मार्केट होते हैं उनको। तो इसका पूरा नाम क्या होता है? इसका पूरा नाम होता है भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड यानी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना हुई थी अप्रैल 1988 में और ये लागू कब हुआ था? 30 जनवरी 1992 को राष्ट्रपति के अध्यादेश द्वारा। इसका जो मुख्यालय है वो मुंबई में है। इसके जो मेन उद्देश्य होते हैं, जैसे 4 अप्रैल 1992 को जो पारित सेबी अधिनियम 1992 की प्रस्तावना है, उसमें इसके उद्देश्यों को स्पष्ट करते हुए क्या लिखा गया है कि निवेशकों के हितों की रक्षा करना तथा प्रतिभूति बाजार के विकास को बढ़ावा देना एवं उसे विनियमित करना तथा इससे संबंधित अन्य मामलों व घटनाओं पर नज़र रखना, ये इसका मेन उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है? कि इन्वेस्टर जो हैं उनके हितों की रक्षा करना है, पहला फर्स्ट। प्रतिभूति बाजार के विकास को बढ़ावा देना है, जो सिक्योरिटी का मार्केट है उसको बढ़ावा देना है, उसे विनियमित करना है यानी कंट्रोल करना है, और इससे संबंधित अन्य जो भी मामले हैं और घटनाएं हैं उन पर नज़र रखना है। तो इस अधिनियम के जो प्रावधान के अनुसार पूंजी बाजार के सभी जो प्रमुख घटक होते हैं, जैसे शेयर दलाल, मर्चेंट बैंकर, निर्गम जारीकर्ता, अंडर राइटर्स, तो अन्य जो मध्यस्थ हैं अब सेबी के सीधे नियंत्रण में आ चुके हैं। इसका जो संगठन संरचना होती है, तो इसके बोर्ड के संचालक मंडल में क्या होता है? एक तो अध्यक्ष होगा, केंद्र सरकार के वित्त मंत्रालय के 2 अधिकारी होंगे, एक रिजर्व बैंक का प्रतिनिधि होगा। ठीक है, तो इसका जो संचालन मंडल है उसमें एक तो इसका अध्यक्ष होता है, एक केंद्र सरकार का जो वित्त मंत्रालय होता है उसके 2 अधिकारी होंगे, एक रिजर्व बैंक का प्रतिनिधि होगा, 2 केंद्र सरकार के प्रतिनिधि होंगे, और सेबी की जो सारी शक्तियां हैं इसी के संचालक मंडल में होती है। संचालक मंडल में नियुक्त ये व्यक्ति सत्यनिष्ठा युक्त, सुयोग्य व प्रतिभूति बाजार से सुपरिचित होने चाहिए। सेबी अधिनियम 1992 की धारा 4 जो है वो क्या कहती है कि इनका कार्यकाल व सेवा शर्तें कौन तय करेगा? केंद्र सरकार। इन्हें 3 महीने की लिखित सूचना पर हटाया भी जा सकता है और ये सभी इस प्रकार पद त्याग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हुई सेबी की मोटी मोटी जानकारी। आगे हम पढ़ेंगे सेबी के प्रमुख विभागों के बारे में, सेबी के जो कौन कौन से विभाग होते हैं उन पर एक चर्चा करेंगे। इसके अलावा हम फिर आगे और सेबी के बारे में देखते हैं कि सेबी किस प्रकार से काम करता है। तब तक आप इसका रिवीजन करिए। थैंक यू।